नेपाल को लेके एक मुहिम चली हुई है कि वहाँ के निवासियों ने आंदोलन शुरू किया कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और यहाँ पर जो सरकार है उस सरकार को हम नहीं पसंद करते। हम पुरानी सरकार जो राजा की थी उस प्रथा को अपनाना चाहते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो संपन्नता नेपाल की उस समय थी और भारत के साथ जो संबंध था वो बहुत महत्वपूर्ण था और वहाँ पे लैंड ऑर्डर बहुत ही सख्त और मजबूत था। लोगों में डर था, लोग किसी का सामान कहीं भी लेते नहीं थे, किसी का कोई अतिक्रमण नहीं करते थे। धार्मिक स्वतंत्रता बड़ी अच्छी थी। ये मैं 1981-82-83 का बता रहा हूँ, जब मैं नेपाल में था। तो उस समय वहाँ की सरकार का ये दबदबा था कि कोई गलत काम करने के पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि वहाँ सज़ा मौत ही थी एक तरीके से। मैं वहाँ एक इरिगेशन डैम में इंजीनियर के तौर पे था। मैं भी जब पेमेंट लेने जाता था तो कोई रिसीट नहीं होती थी, लेकिन बाद में जब हिसाब आता था एकदम एग्जैक्ट आता था सरकारी कार्यालय से, और मैं गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से था। तो मुझे अनुभव है कि जो वीरेंद्र विक्रम शाह की सरकार उस समय थी वो बड़ी संतोषजनक थी लोगों में, लेकिन वहाँ एक ही गड़बड़ी थी। वो गड़बड़ी ये थी, वहाँ पे दो लोग किस्म के लोग रहते हैं। एक रहते हैं हिल के रहने वाले जो गोरे हैं, दूसरे जो आदिवासी जिन्हें थारू कहते हैं वो तराई में ज़्यादा रहते हैं। तराई में विकास है, हिल पर विकास नहीं है। तो इस तराई की आबादी को लेके और यहाँ पर ये थारू जो हैं ये खेती करते हैं और जंगलों में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ एजुकेशन बहुत कम था। इसी को लेके वहाँ एक आंदोलन चला, वो कम्युनिस्ट का था। वही कम्युनिस्ट जो हमारे झारखंड और यहाँ नक्सलाइट टाइप का है। उनका उद्देश्य ही है कि किसी सरकार को स्थिर करके अपनी व्यवस्था स्थापित करना, जिसकी मुख्य भूमिका वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने की। और उन्होंने धीरे धीरे पूरे पश्चिमी क्षेत्र के आदिवासियों पर, थारू जातियों पर अपना प्रभाव बढ़ाया और फिर अपने प्रभाव को हिली एरिया में उन्होंने स्थापित किया, विश्वास देके कि हमारा राज होगा। क्योंकि थारू कभी भी गोरे लोगों को, जो हिली एरिया के नेपाली हैं, उनको पसंद नहीं करते। इसी पसंद नापसंद का फ़ायदा उठा के आज नेपाल में ये दशा हो गई है कि कम्युनिस्ट के सहारे वहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया, राजा का मर्डर हो गया और वहाँ पर इस समय चाइना से प्रायोजित सरकार है और चाइना का उद्देश्य ही रहता है अनरेस्ट करो और कब्जा करो। और देखा जाए तो जब ये घटनाएं 2001 में हो रही थी, वहाँ के राजा की हत्या की गई, उस समय भारत सरकार थोड़ा उतना एक्शन में नहीं आई थी। लेकिन 1950 में जो नेपाल और भारत का समझौता हुआ था उसके तहत काम चल रहा था, लेकिन उसमें वो नहीं था देखा जाए तो जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, क्योंकि नेपाल भी अपना माल चाइना से डायरेक्ट मंगा रहा था और उससे पहले चाइना का माल या और देशों का माल बिकने के लिए नेपाल में कलकत्ता बंदरगाह से होकर इंडिया के थ्रू आता था। तो ये सारी जब चीज़ें भौगोलिक समीकरण बदलने लगी यातायात के, तो ये संभावनाएं उत्पन्न हुई और उसी का फ़ायदा लेके वहाँ पे कई पार्टियां बनी और राजा का विरोध हुआ। प्रजा जब चाहती है तो राजा को बदल देती है, चाहे प्रजातंत्र हो या राजशाही हो। लेकिन नेपाल की प्रजा को लगा इस समय कि प्रजातंत्र में इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए,
कि देश और किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि वहाँ पर हिंदू बहुल राज था, वो देश है। लेकिन वहाँ मैंने देखा था कि कोई मस्जिद नहीं और सारे लोग विश्वास एक दूसरे पे कर रहे थे। लेकिन जब से ये समीकरण बदला है 2001 से, वहाँ के शासन में परिवर्तन आया, कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो वहाँ पर ISI का अड्डा बना जो भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाने लगा, चीन का अड्डा बना जो भारत विरोधी गतिविधियाँ चलाने लगा। और इसके बाद उन गतिविधियों में वहाँ पर मस्जिदों की बाढ़ आ गई और लोगों ने धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया वहाँ के हिंदुओं। आज स्थिति ये है कि आप जाएंगे तराई एरिया में कि देखेंगे, चाहे भारत के बॉर्डर का हो या नेपाल के बॉर्डर पे तराई में, वहाँ पे मस्जिदों की संख्या बढ़ती जा रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है ये सोचने की बात है। लेकिन नेपाल ने इसी सब को लेके अपने वहाँ की जनता ने जो तय किया कि हमें हिंदू राष्ट्र रहना है और राजाशाही में विश्वास रहेगा और राजाशाही से हम चलना चाहते हैं, क्योंकि वो हिंदूवादी जो राजा थे वहाँ के, वो हमेशा से हिंदुओं के ही उस पक्ष में काम करते थे। किसी दूसरे देश के निवासियों को वहाँ पर इस तरीके से अपना धर्म प्रचार में या उनके फैलाव में नहीं विश्वास रखते थे। इसके बाद वहाँ की संपन्नता देखिए, नीचे मुस्लिम लोग जो वहाँ पे गए वो इतने ज़्यादा संपन्न होते हुए चले जा रहे हैं और नेपाल के लोग अपनी गरीबी से त्रस्त होकर नौकरी उनके यहाँ करना शुरू कर दिए हैं, उनका विकास नहीं हो रहा। तो ये जो आप देखें, आर्थिक भी उनको असमानता आ रही है और धार्मिक व्यक्ति उसमें देखें तो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। ये नेपाल की एक देखी जाए तो बड़ी अच्छी अब वहाँ की जनता में सोच आई है कि हमें ये परिवर्तन नहीं चाहिए। इस तरीके से तो देश अस्थिर होकर मुस्लिम कंट्री बनने में देर नहीं लगेगा। यही उसका मूल कारण है। और मूल कारण जब जनता अब समझ गई है तो प्रचंड की सरकार को और प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उसमें थारू जात तराई के लोग भी जो उनके सपोर्टर थे वो भी आ गए, और जो हिल के थे जिनको ये लोग एक दूसरे में बांट कर रखे थे और वो भी आ गए। तो हमको लगता है कि अब इस समय जो भारत की राजनीति है, इस नेपाल के इस व्यवस्था में अपनी भूमिका जो है एक पॉजिटिव अदा करे, क्योंकि अगर वहाँ राजाशाही पैदा होती है तो लगेगा कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते, और उनकी व्यवस्था को कायम करने में अगर कायम सहयोग करते हैं तो नेपाल जो है आज के समय में चाइना की तरफ झुका है, भारत का विरोधी हो रहा है। तो ये ख़त्म हो जाएगा और एक बॉर्डर अपना सुरक्षित हो जाएगा जो चाइना के चंगुल से निकल के भारत के सहयोग में आएगा, चंगुल में नहीं आएगा, सहयोग में कहिए, और एक निष्पक्ष अपना डिसीजन लेगा जो भारत के हित में ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार।